जो सब अगर आपको एक दिन का वजीर आज़म बना दिया जाए तो एक काम बताएं जो आप करें, तो ज़राअत की तरक्की में पेस्टिसाइड का कितना रोल है? आपने इतना टफ स्टेप कैसे लिया कि आपने अपनी कंपनी इन्फॉर्म के नाम से स्टार्ट की? तो ये क्या मुश्किल नहीं था? ये इन्फॉर्म को स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? एज ए पाकिस्तानी हमारा कोई सेटिस्फेक्शन लेवल है ही नहीं। क्या आपकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आपके बिजनेस में भी असरअंदाज होती है? तो क्या आपको खानदानी तौर पे मुश्किलात पेश नहीं आई कि आप इनके अपोनेंट एक पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं? कि आपका जो तालीमी बैकग्राउंड है, क्या आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उससे मुताबिकत रखता है? तो सब कभी ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने अपने किसी जो कैंडिडेट आपके आते हैं, ज़ाहिर कंपनी में बंदे रखने होते हैं, तो कभी आपने ये समझ के कि ये नून लीग का है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया? सर, ये जो आपकी पहली कंपनी ये थी पेस्टिसाइड के हवाले से, वो आपकी अपनी कंपनी थी, आप कहीं जॉब कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं सुपर गेस्ट। सुपर गेस्ट में आज के हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सियासत हो या कारोबार, इनका एक बड़ा नाम है। इनकी जो एक्सपर्टीज है वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से और ज़राअत से रिलेटेड है। साबका अदवार में ये PCPA के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 4 दफ़ा अपने पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को पाकिस्तान लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इस टाइम अपनी एक पेस्टिसाइड इंडस्ट्री और कंपनी चला रहे हैं जिनका नाम है इन्फॉर्म। तो चौथ साहब से जानते हैं इनकी जर्नी कैसे रही और यहाँ तक कैसे पहुंचे। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में रहते हुए जॉब के अलावा इन्होंने अपनी कंपनी की तरफ कैसे आए, इन तमाम सवालात और इनकी कामयाबी को जानेंगे। जी चौथ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। समी भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने टाइम दिया, अल्लाह ताला आपको और ज्यादा तरक्की दे। बहुत शुक्रिया चौथ साहब। हमारा जो मकसद था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है इस टाइम वो बड़ी परेशान है कि डिग्री करने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जॉब के सिलसिले ऐसे रहे नहीं है कि जहाँ पर उनको कोई जॉब सिक्योरिटी हो। तो उस हवाले से हम आपकी कामयाबियों को भी यहाँ पे अपने दोस्तों से, नाजरीन से शेयर करेंगे और स्पेशली आपका जो तालीमी बैकग्राउंड है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका जो तालीमी बैकग्राउंड है, क्या आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उससे मुताबिकत रखता है? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये बड़ी गलतफहमी हमारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चों में आ गई है कि हमने अगर मतलब आर्ट्स पढ़ी है या साइंस पढ़ी है तो हम अपना फोकस उसी फील्ड पे रखते हैं कि शायद मैंने साइंस वाले ने जो है वो साइंस टीचर बनना है या साइंस की लाइन में जाना है, या किसी ने MA जो है वो आर्ट्स में कर ली तो उसने लेक्चरर बनना है या उसी लाइन के अंदर उसने जाना है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हर इंसान के अंदर पोटेंशियल रखा है। सही। तालीम जो है वो आपको सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए है कि आपको अवेयरनेस तालीम से आ जाती है, बाकी आपने अपने गोल आप खुद सेट करने हैं। तालीम फॉर द सेक ऑफ सर्विस नहीं होनी चाहिए। सही। ये शऊर का पहला कदम है, पहला जीना है। वो जब आप अबूर कर लेते हो तो फिर पूरी दुनिया आपके सामने खुल जाती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमने जो लिमिटेड एक दायरा बनाया हुआ होता है कि मैंने सिर्फ जो है वो डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है या लेक्चरर ही बनना है या जिस मैं शोबे से निकला हूं उस पर हमने फोकस किया हुआ होता है और अल्लाह तबारिक व तआला उससे बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए देख रहा होता है। सही। तो हमें अपने विजन को बराड करना चाहिए। मैं अपनी मिसाल दूं तो मैंने MA इस्लामिक स्टडीज किया है। अच्छा। और जी, और मैं यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट भी रहा हूं यूनियन का और बड़ी एक्टिव मैंने वहां पे लाइफ गुजारी है। बेस्ट एथलीट भी यूनिवर्सिटी का मैं था, वॉलीबॉल टीम का कैप्टन भी यूनिवर्सिटी का मैं था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बोर्ड पे वहां नाम लिखा हुआ है। ये हमारे इलाके के लिए मैं समझता हूँ कि ये इज्जत की बात है। तो मैंने MA इस्लामिक स्टडीज के बाद होता नॉर्मली यही है कि फोकस होता था कि लेक्चरर बनना है। सही। तो मैंने कुछ अरसा 6 माह लेक्चरशिप भी की कोटदू कॉलेज में। ठीक है। आपको बताता चलूं कि मैंने अडाक पे लेक्चरर भी मैं रहा हूं, मगर मेरा इत्मीनान नहीं हो रहा था लेक्चरशिप के अंदर। अल्लाह तबारिक व तआला मैं समझता था शायद मैं से कोई और काम लेना चाह रहा था। सही। तो लेक्चरशिप मुझे जो है वो सूट पसंद नहीं आई। हालांकि बहुत ज्यादा उस वक्त जो है क्रेज था लोगों को 17 स्केल का मिलना और बड़ी बात होती थी। तो मैंने 6 माह जो है वो लेक्चरशिप की, मगर अंदर से मैं जो था वो मुतमईन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बिजनेस का था सारा। बिल्कुल ऐसे। और बिजनेस में फिर मैंने जो है वो ट्राई की और यकीन करें कि मैंने किसी अपने जो है वालिदैन का सहारा नहीं लिया। हाँ, उनकी जो है वो एक नाम था अच्छा, तो शफीउल्लाह साहब का नाम था और मेरे भाइयों का नाम था कारोबार में। नाम की हद तक तो मतलब मैंने उनका वो लिया, अदरवाइज जो सारी एफर्ट थी वो मैंने अपने जाती तौर पे शुरू की और मैंने पहली कंपनी में जॉब से शुरू की थी और आप हैरान होंगे कि मोटरसाइकिल पे मैंने जॉब शुरू की। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के अंदर मोटरसाइकिल पे अपनी जॉब शुरू की। 6 महीने मैंने मोटरसाइकिल पे मैं रहा हूं, मैंने कोई हेजिटेशन नहीं की। सही। अब अगर मैं कुछ सोचते तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड वाला कारोबारी था
और मैं 17 स्केल का लेक्चरशिप को छोड़ के और मोटरसाइकिल पे मैंने पेस्टिसाइड कंपनी का स्टार्ट लिया। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव था और बड़ी अजीब सी बात थी कि यार आप 17 स्केल को छोड़ के और इधर आ रहे हो। तो मगर मेरा आइडियल यही लोग थे कि ये कारोबारी लोग, और खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपना टारगेट रखा, और फिर जब आप टारगेट को क्लियर कर लेते हो तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपकी मदद करता है, वालिदैन की दुआएं आपके साथ होती हैं, ऑनेस्टी और आजिज़ी वो अगर आप में हो तो अल्लाह तबारक व तआला फिर आपके सफर को जो है वो आसान कर देता है। तो जो सब ये जो आपकी पहली कंपनी ये थी पेस्टिसाइड के हवाले से, वो आपकी अपनी कंपनी थी, आप कहीं जॉब कर रहे थे? नहीं जी, मैंने पहली कंपनी में एफएमसी और यूडीएल, उस वक्त कंपनी तो बहुत बड़ी सेकंड लेवल की कंपनी थी सिंजेंटा के बाद। सही। सिंजेंटा के बाद एफएमसी और यूडीएल, मैंने उसमें एज ए एसओ काम किया, और जो है वो बहुत ज्यादा कोई सैलरी भी उसके अंदर नहीं थी। और जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया तो वो खुद हैरान थे मेरे इंटरव्यू करने वाले। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या मतलब जो है वो कर रहे हो अभी। मैंने बताया कि मैं लेक्चरशिप कर रहा हूँ। वो बड़े हैरान हुए जो कि यार आप लेक्चरशिप, लोगों का तो ख्वाब होता है। मैं कहा जी लोगों का ख्वाब होगा मगर मेरे टारगेट जो है वो आगे जाना है, और इसमें लिमिटेड सी चीजें हैं, आओ पढ़ाओ और चले जाओ। और मतलब उस वक्त जो थी सारी 4200 रुपए तनख्वाह थी लेक्चरर की। और अगली बात ये थी कि मैं जहां से दिल बर्दाश्ता हुआ था कि जो लेक्चरशिप थी ना जी, उसमें लोग करते थे उसको रिगार्ड के लिए, कि रिगार्ड बड़ा होता था उस वक्त। सही। तो मगर एक वाकया मेरे होते हुए हुआ कि वहां कुछ स्टूडेंट्स के और टीचरों के आपस में झगड़ा हो गया, और टीचर और स्टूडेंट आपस में सामने आ गए। तो मेरा दिल वहीं से खट्टा हो गया कि यार मैं तो रिगार्ड के लिए यहाँ लेक्चरशिप कर रहा था। अगर अब स्टूडेंटों का ये बिहेवियर है कि वो उस्तादों के सामने आगे खड़े हो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। रिवार्ड तो यहाँ पहले ही नहीं है, 4200 रुपए तनख्वाह में क्या बनता है। तो मैंने ये दिल बर्दाश्ता होकर जो है उसी वक्त फैसला किया कि मैंने जो है अपना इंशाल्लाह और सफर तय करना है, और प्राइवेट सेक्टर को मैंने टारगेट किया, और फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद नॉन टेक्निकल आदमी था। अच्छा। उस वक्त वो नॉन टेक्निकल बंदे को नहीं रखते थे, सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रखते थे। इसमें मेरे वालिदैन की दुआएं कह लें, और इसमें जो है वो अल्लाह ताला का करम कह लें कि अल्लाह ने मुझे रास्ता दिया, और मैं मोटरसाइकिल पे मैंने शुरू किया। कितना अरसा आपने मतलब? जी मैंने तकरीबन कोई जॉब की है, कोई अपना 92 से मैंने स्टार्ट की थी, और अल्लाह आपका भला करे मैंने कोई 8 साल तकरीबन जो है वो 7 साल मैंने नौकरी की, और 7 साल में 2 कंपनीज मैंने चेंज की हैं। पहली कंपनी मेरी एफएमसी यूडीएल थी, और फिर एक कंपनी वेलकॉन केमिकल में मैं चला गया, और उसमें हमारा वर्किंग शेयर था, और 5 साल मैं उसमें रहा हूं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कंपनी को स्टार्ट की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं से हमारा सफर जो है वो। अच्छा जी, आप देखिए अब प्राइवेट इंडस्ट्री में हम चले जाएं, पेस्टिसाइड को देखें तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, हैंडसम सैलरीज भी हैं। तो आप उस सेक्टर में रहते हुए इतनी सारी चीजें एंजॉय तो आप भी कर सकते थे। आपने इतना टफ स्टेप कैसे लिया कि आपने अपनी कंपनी इन्फॉर्म के नाम से स्टार्ट की? तो ये क्या मुश्किल नहीं था? ये इन्फॉर्म को स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? देखिए जी, कोई भी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो है वो मुश्किल नहीं रखी। सिर्फ आपको इखलास चाहिए और आपको अपना किरदार होना चाहिए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल में सीखा है, और कमिटमेंट जो थी वो पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह। हराम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा से बचाया। बैंकों का मैं खास तौर पे बात करूंगा कि हमारे यहाँ जो कारोबारी तबका पिटता है, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो बड़े परेशान रहते हैं, और मैंने सारा सफर गुजारा है। फिर बड़े लोगों में भी मेरी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहा है। मैं 4 मरतबा जैसे आपने बताया चेयरमैन रहा हूं। और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की वाहिद एसोसिएशन है जो रिप्रेजेंट करती है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। हमारे इलेक्शन भी जो है वो डीजीटीओ कराते हैं। सही। तो ये कोटद्दू के लिए भी ऑनर की बात है कि मैं रहा एंड यहाँ से शुरू हुआ हूँ, और मेरा तो वहां कोई वाकिफ भी कोई नहीं था। जब मैं मुल्तान गया हूं तो वहां तो कोई मेरा वाकिफ नहीं था। शहर में तो मेरे वाकिफ भी थे, रिश्तेदार भी थे। जब आप अगली कारोबारी दुनिया में जाते हो तो वहां आपका किरदार बोलता है। बिल्कुल ऐसे कि आपने अपना किरदार को जो है वो आगे पेश करना है, लोगों को अपनी कमिटमेंट को आपने सामने रखना है, उसको मुतासिर होकर लोग आपको जगह देते हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पहले दिन से तैयार किया था कि मैंने बैंक से काम नहीं करना, मैंने जो है वो सूद का काम नहीं करना, मैंने झूठ नहीं बोलना, और गलत चीज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बेचनी। तो 2 चीजें मैंने, 3 चीजें मैंने पकड़ी थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने रंग लगाया। और ट्रेड में भी लोगों ने एक्नॉलेज किया कि आप जो लेन देन कर रहे हो, जो कमिटमेंट कर रहे हो, जो वादा कर रहे हो, वो लोग देख रहे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत बड़ा सेक्टर नहीं होता, ये हर बंदा जान रहा होता है कि बंदा किस कैलिबर का है। तो लोग वॉच कर रहे होते हैं आपको। तो मैं यहाँ से गया हूं तो अड्डस तो थी, कोई सौखे आसानी से रास्ता नहीं देता आपको कि आप ऊपर सीढ़ियां चढ़ते चले जाओ। तो वालिदैन की दुआएं, अल्लाह का करम,
और अगली बात ये कि आपकी मेहनत और इखलास, जब आप लोगों की भलाई के लिए काम करोगे, सही काम करने की कोशिश करोगे, तो गैबी मदद आई। और वो मैं उसका जीता जागता सबूत हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोटद्दू जैसे शहर से मुझे उठा के पूरे पाकिस्तान का 4 मरतबा चेयरमैन बनाया। बहुत अच्छा। मेरा सवाल जो सब अभी भी वही है कि इन्फॉर्म का स्टार्ट आपने कैसे लिया? क्या ये इसको स्टार्ट करना मुश्किल है या आसान है? ताकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त देख रहे हैं, खासतौर पे मेरा टारगेट है नौजवान, वो आजकल हाथ डिग्री लेके हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें ये तालीम जो है ना वो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ना कि आप उसको एक लकीर को लेके बैठ जाए, मैं इंजीनियर तो मैंने इंजीनियरिंग ही करनी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्या इसमें हर पढ़ा लिखा बंदा पेस्टिसाइड में आ सकता है, अपनी कंपनी बना सकता है, या इसके लिए भी सरकारी तौर पर कोई मुश्किलात हैं? जी, ये बहुत बड़ा फील्ड है पाकिस्तान का। एग्रीकल्चर से बड़ा कोई पाकिस्तान में इस वक्त तक फील्ड नहीं है। अगर खुदा न खास्ता एग्रीकल्चर पाकिस्तान की फेल होती है, अगर एग्रीकल्चर का कारोबार पिटता है, तो फिर आप समझो मुल्क की सारा बर्बाद हो जाएगा। सही। कि ये यहीं से सारा आपकी जो है इकॉनमी चल रही है। तो इसमें पोटेंशियल हर वक्त मौजूद रहा है सही। और आज भी बहुत बड़ा पोटेंशियल इस फील्ड के अंदर मौजूद है, बशर्ते ये कि आप इसको सीख के फिर अपना काम शुरू करें। सही। बाज लोग होते हैं हमारे यहाँ बड़ा इसको बुरा समझते हैं कि जी मैं जो है वो पहले जी सेल्स अफसरी करूं और फिर जो है लोगों की मुलाजमतें करूं। और ये जो मेमन लोग थे कराची वाले, वो कभी भी अपने बच्चों को डायरेक्ट, हालांकि उनके रिसोर्सेज होते थे, हमारे तो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हम तो मीडियाकर फैमिली से हैं। तो वो यही उसका है कि आप पहले सीखें किसी भी कारोबार को, उसका जब आपको प्लस माइनस पता चल जाए फिर आप अपना स्टेप ले लें। कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में अपना कारोबार और पेस्टिसाइड का काम भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि पहले आप उसको सीखें, उसको समझें और फिर आप अपना काम शुरू करेंगे तो आपके लिए आसानियां भी होंगी और कामयाबी के चांसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। सही, गुड। तो सब ये मटेरियल की सोर्सिंग कहां से होती है? ये हमारे यहाँ तो जी मोस्टली आप ये कह लें कि 90% चाइना से ही आ रहा है। चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और चाइना से इंपोर्ट करना कोई आजकल मुश्किल नहीं है। और जो हमारे से भी ज्यादा, जो हम तो भी इतना कंप्यूटर को नहीं जानते, नेट को नहीं जानते, जो नई जनरेशन है माशाल्लाह वो हमारे से बहुत आगे हैं। सही। तो उनके लिए पिक करना भी आसान है, वो जल्दी चीजों को समझ भी जाते हैं। तो चाइना के साथ जो है वो इंपोर्ट हमारी है। और यहाँ भी पाकिस्तान में बड़े बड़े अब तो फार्मुलेशन प्लांट लग गए हैं, बड़े बड़े इंपोर्टर आ गए हैं। आप स्टार्ट में यहीं से लेके भी शुरू कर सकते हैं। आपकी अपनी साख होनी चाहिए, आपकी अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है आपकी विल पावर होनी चाहिए कि आपने इस फील्ड में चुना है, इसमें आपने कामयाब होना है। पहले साल ही आपने कामयाब नहीं हो जाना। बाद लोग कहते हैं जी मैं आया था जी 6 महीने साल मैंने किया जी मैं, तो भाई ये ऐसे नहीं होता। आप जिस फील्ड में आते हो वहां आपको पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, साख बनानी पड़ेगी, फिर उस साख की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाजेगा। सही। तो सब इसमें प्रोडक्ट में जान होना भी तो बड़ी जरूरी बात है ना? जी बिल्कुल, मतलब प्रोडक्ट तो बेसिक आपका जो लिबर्टी होती है वो प्रोडक्ट होता है। सही। और हमारे यहाँ कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रोडक्ट के रिजल्ट फौरन ही आपकी कराब पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, लोग आपकी साख से भी अंदाजा लगा रहे होते हैं कि बंदा पीछे कैसा है। अगर बंदा अच्छा है तो 50% काम तो आपका वैसे ही हो जाता है अगर आपकी साख अच्छी है। और साख को देख के लोग फिर ओब्लाइज भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं और डेफिनेटली ग्रो वही करेगा जिसका रिजल्ट मार्केट के अंदर अच्छा होगा। वैसे भी पेस्टिसाइड मैं समझता हूं कि जितना चेक एंड बैलेंस पेस्टिसाइड के बिजनेस पे गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, पाकिस्तान के किसी दूसरे सेक्टर में इतना ज्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है। सही, गुड। अच्छा साहब, हमारा मुल्क जो है ना वो 70% जैसे आपने कहा है कि ज़राअत पे चल रहा है, तो ज़राअत की तरक्की में पेस्टिसाइड का कितना रोल है? देखिए जी, बहुत बड़ा रोल है प्राइवेट सेक्टर का। और प्राइवेट सेक्टर पूरी दुनिया के अंदर दुनिया जो है एक्नॉलेज करती है। और आप चाइना को उठा के देख लें, मलेशिया को देख लें, दुबई को देख लें, जितने ममालिक को भी आप देखेंगे जहां पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिला है वहां ग्रोथ हुई है। सही। तो हमारे यहाँ भी जो है, आज से पहले लोग 5 मन 6 मन 7 मन देसी कॉटन लेते थे बहुत पुराने। सही। और गंदम की पैदावार भी 10 मन 12 मन लेते थे, चावल भी 20 मन 15 मन लेते थे। ये प्राइवेट सेक्टर आया है, इसने इन्वेस्टमेंट की है, इसने मेहनत की है, ये दुनिया के अंदर जाके गए हैं, नए नए सीड लाए हैं। आप हैरान होंगे कि राइस के अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर ने, हमारी कंपनी ने इनकलाब बर्पा कर दिया कि 25 मन पैदावार राइस के लोग लेते थे, आज 120 मन लोग पैदावार ले रहे हैं। और इसी तरह मकई जो है उसकी पैदावार भी आपके सामने होगा, 20 मन 15 मन मकई की पैदावार होती थी, उसकी भी 100 मन पैदावार आज ले रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर जो है वो सीड ढूंढ के लाया। नो डाउट उसने मुनाफा भी कमाना होता है। और पूरी दुनिया में जो है वो फौजों के नाम नहीं होते, फौजें मशहूर नहीं होती, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां मशहूर होती हैं कि KFC है, टोयोटा है, होंडा है, आईफोन की कंपनी है।
कंपनियों से मुल्कों की पहचान होती है। सही। और हमारे यहाँ जो है बदकिस्मती से कि हम अपने लोगों को जो है मौका नहीं देते। बाहर के हमारे से पहले जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी वो हमें लूटती रही हैं। सही। पेस्टिसाइड के अंदर जो जो 22 रुपए का डॉलर होता था और हम एक चीज जो है वो 850 की बेचते थे सही। जब मल्टीनेशनल कंपनी में हम जी, नौकरियां करते थे। बिल्कुल। और आज जो है वो 300 रुपए का डॉलर है और हम 600 रुपए की वो चीज बेच रहे हैं। सही। तो प्राइवेट सेक्टर तो खिदमत कर रहा है, आपका जरिए मुबादला बचा रहा है, आपके लोगों को जो है वो डोर स्टेप पे जो है वो फैसिलिटीज दे रहा है और उस पर चेक एंड बैलेंस भी आपका है और सारा जरिए मुबादला आपके पास मुल्क के अंदर रहता है। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट को जो है वो और ज्यादा बूस्ट अप देना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए ताकि हमारे ज़राअत और ज्यादा तरक्की कर सके। बहुत खूब, जबरदस्त। जो सब आपका ताल्लुक पाकिस्तान की एक सियासी जमात से है, पीटीआई से, तो और आपका जो बिजनेस है वो तो आप मल्टीपल लोगों के साथ करते हैं, क्या आपकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आपके बिजनेस पे भी असरअंदाज होती है? देखिए जी, बहसत इंसान कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आता है, सही। मगर कारोबारी लोग जो होते हैं ना बड़े सियाने होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। सही। ये कारोबारी लोग अपना बेनिफिट देखते हैं पहले कि बेनिफिट कहाँ है। सही। अगर मेरी जात से उनको बेनिफिट हो रहा है तो कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी अगर किसी की जात से बेनिफिट मिल रहा है, अपने इंपोर्टर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, क्लाइंट से, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट का एक्सचेंज होता है। ये हमारे यहाँ ऐसी बातें होती हैं। कोई बंदा आपने नहीं देखा होगा कभी इस बेस पे किसी की दुकान पे ना गया होगा जी ये पीटीआई का मैं सौदा नहीं लेता। अगर सस्ता मिल रहा होगा तो लेगा। अगर कोई बंदा ये नहीं कहता ये नून लीग का जी मैं इससे सौदा नहीं लेता या ये बरेलवी है जी मैं इससे सौदा नहीं लेता। वैसे तकरीरें हम करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, बड़े जज्बाती भी होंगे, मगर जहां मफाद की बात आएगी, जहां मुझे 2 रुपए चीज अच्छी और सस्ती मिलेगी, ना मैं देवबंदी का फर्क देखूंगा, ना बरेलवी का देखूंगा, ना नून लीग का देखूंगा, ना मैं पीटीआई का देखूंगा। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर आपका साख ठीक हो और आपकी माल की क्वालिटी ठीक हो और लोगों को आपसे फायदा हो रहा हो तो ये आड़े नहीं आती चीजें। गुड। जो सब इन्फॉर्म को आप कहां तक इन्फॉर्म कर रहे हैं? इन्फॉर्म केमिकल देखिए जी, मैंने कोई बहुत बड़े टारगेट अपने सेट नहीं किए। लोग मेरे से बड़े पूछते हैं, मेरे सेक्टर वाले भी, कि जो मेरे से बाद में लोग आए थे वो बहुत आगे निकल गए। सही। तो यकीन करें मुझे कभी भी उनके ऊपर रश्क नहीं आता। मैंने स्टार्ट से ही बहुत थोड़े टारगेट अपने रखे थे और मैंने जो है वो चाहता तो मैं बहुत बड़ा काम में कर सकता था। मैंने अपने हाथ से जो कंपनियां बनवाई थी उनका भी आज माशाल्लाह 40-40 अरब रुपए का कारोबार है। गुड। उनका 30-30 अरब रुपए का वो कारोबार कर रहे हैं। जो मेरे दफ्तर में कंपनियां बनी थी उनके अपने मतलब वो गोल्स थे। मैंने हमेशा अपना टारगेट छोटा रखा। एक तो ये था कि मैं जो है वो बैंकों से मैंने आज तक 1 रुपया का काम मैंने नहीं किया। सही। मैंने 1 रुपया बैंक से कभी लोन ले लिया, कभी इंश्योरेंस नहीं कराई, कभी वो जब बड़े काम के लिए आपको फिर बैंकों का सहारा लेना पड़ता है। सही। मैं पहले दिन से मेरी कमिटमेंट थी अपने वालिदैन के साथ भी और अल्लाह के साथ भी कि मैंने बैंकों को इन्वॉल्व नहीं करना। अच्छा। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी जरूरियात पूरी करा रहा है। मेरी जरूरियात भी पूरी हो रही है, मेरी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं। और पाकिस्तान में आप चाहते हो आपका नाम हो, अपने डेट में आपका नाम हो, तो जो अरबोपति हैं वो अब तक चेयरमैन नहीं बने एक भी मरतबा। अल्लाह ने मुझे 4 मरतबा चेयरमैन भी बना दिया, इज्जत के साथ भी रखा हुआ है और औलाद भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ने नेक भी बनाई और उनको भी अल्लाह ने टारगेट 2 बेटियां, दोनों अल्लाह ने उनको डॉक्टर बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि मैं मुतमईन हूँ कि आप अपने टारगेट को छोटा रखें। छोटी सी जिंदगी है, ये भी बहुत खास तौर पर कहूंगा कि हमारे यहाँ जब कारोबार में इन्वॉल्व होते हैं तो एक स्टेप पे अगर कामयाब होगा अगला कर देंगे, अगला कर देंगे। भाई इसी को एंजॉय करो। सही। जो जो आपको मिल गया इसको एंजॉय, अगर आपने अगले और 2 फैक्ट्रियां लगा ली तो जो आपको हासिल हो चुका है उसको एंजॉय नहीं कर सकोगे आप। ना बच्चों को टाइम दे सकोगे, ना दोस्तों को टाइम दे सकोगे, ना अल्लाह को टाइम दे सकोगे। तो अगर अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करा रहा है, जरूरियात पूरी करा रहा है, तो बस सब्र कर जाएं और उसको एंजॉय करें। सही। यानी कि ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की। एज ए पाकिस्तानी हमारा कोई सेटिस्फेक्शन लेवल है ही नहीं। मतलब अब देखने वाले हमारे दोस्त जो नाजरीन हैं उनसे एक बात खास तौर पर जो बड़ी अच्छी बात की है कि हमारा कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। हम सोच लें कि हमने यहाँ तक आके मुतमईन हो जाना है, इत्मीनान से जिंदगी गुजारनी है तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। जो सब कभी ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने अपने किसी जो कैंडिडेट आपके आते हैं, ज़ाहिर कंपनी में बंदे रखने होते हैं, तो कभी आपने ये समझ के कि ये नून लीग का है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया हो? सर नहीं, हमारे यहाँ क्राइटेरिया सिर्फ यही होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती बंदा वो है जो मेरे टारगेट पूरा कर रहा है। सही। वो नून लीग वाला तो नून लीग की तो बात ही नहीं होती। वो हमने मतलब प्राइवेट सेक्टर, मैंने आपको पहले ही कहा, बड़े समझदार लोग होते हैं और इनको तो अपने उससे गर्ज होता है कारोबार से, साख से। अगर कोई पीटीआई का बंदा है मेरे साथ बहुत मेरा करीबी दोस्त है और वो मतलब नाअहल है और मेरी साख के लिए सब जो है वो सवाल निशान बनेगा तो मैं कभी भी उसे चांस नहीं दूंगा। सही। गुड। मतलब कारोबारी बंदा कभी भी नहीं देगा। और अगर नून लीग का है या किसी मेरे और मकतबा फिक्र का है, अच्छी वेल नोन बंदा है, उसका कारोबार के अंदर अच्छी साख है, तो हर बंदा चाहेगा कि मेरे सेटअप का वो हिस्सा बने। तो उसमें साख की आपकी बेसिकली जो है, इसमें ये नहीं होता कि कोई आप नजरियात हावी ना आए हैं ना आने चाहिए कभी भी कारोबार में। आपकी नजर में इमरान खान के बाद अच्छा लीडर कौन सा है?
देखिए जी, लीडर तो हमने पैदा होने नहीं दी है। हमारा अलमिया यही है कि लीडरों की जो नर्सरी होती है वो बल्दियात होते हैं, वो कॉलेजेस होते हैं। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं कॉलेज कॉलेज के अंदर भी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ कोटदू कॉलेज के अंदर। तो वो नर्सरियां थी, वहां से लोग निकलने होते हैं या फिर बल्दियात से लोग निकलने होते हैं। तो आपने वो दोनों जो है डोर क्लोज कर दिए। सही। आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में से भी जो नर्सरी पैदा होनी थी, जो लीडर बनने थे, वो भी आपने खत्म कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। और बल्दियात से जो लोग निकलने थे वो भी आपने बंद कर दिया। तो मैं समझता हूँ कहतुर रिजाल है इस वक्त, सही। लीडरशिप का इस वक्त कहतुर रिजाल है। तो लिहाजा लोग देखते हैं कि यार तीन में से जो जरा ज्यादा अच्छा नजर आता है, लोग बेचारे उसी के पीछे लग जाते हैं। लोगों पे ऑप्शन ही बहुत कम है। सही। तो नए लोग जब तक इंडक्ट नहीं होंगे और ये रास्ता में हम नहीं खोलेंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती कि लीडरशिप का फुकदान रहेगा। यही पुराने बाबे, यही जागीरदार, यही खोसे, लगारी, मजारी, रिंद, हंजरा, यही हम पे रहेंगे। और वो पैसों का खेल बना लिया गया है। लिहाजा नए लोग जो है वो का रास्ता बंद हो गया है। और नए लोगों का रास्ता हम पहले खोलेंगे तो फिर कोई नई क़यादत आएगी, फिर कोई लोगों को ऑप्शन मिलेंगे और फिर मैं समझता हूँ मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। सही। तो सब आप एक बेहतरीन कारोबार कर रहे हैं, अपनी लाइफ से मुतमईन भी हैं, बच्चे भी माशाल्लाह आपके सेट हो गए हैं, तो फिर आप सियासत में आपने क्यों एंट्री की? आपका क्या मकसद है? सर मैं इमरान खान के आने के बाद मैंने सियासत में शुरू किया। जब इमरान खान आया, उससे पहले आप कोटदू में गवाह हैं कि मैं ना कभी किसी की मीटिंग में गया हूं, ना मैं किसी जमात के जलसे में गया हूं। कोटदू पूरा मेरा गवाह है कि मैं पहली दफा अगर मैंने इंटरेस्ट शो की है सियासत में, तो वो इमरान खान की वजह से मैंने की। उस बंदे में मुझे पोटेंशियल नजर आया कि यार ये रिवायती तरीके से हट के और लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है और जो है मुल्क को पटड़ी की तरफ चढ़ना चाहता है, और इसलिए जो है मुझे अपना हिस्सा इसके अंदर डालना चाहिए। और अगली बात ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ा कंसेप्ट, मिसकंसेप्ट कह लो, कि जो डेवलप कर दिया गया है, और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कन्विंस हैं इस बात से कि जी सियासत शरीफ आदमी का काम नहीं है। सही है। हमारे यहाँ आम एक मिसाल बना दी गई है कि जी शरीफ आदमी का सियासत काम नहीं है। ओ भाई, काम ही शरीफ आदमी का है। हजरत वक़्र सदीक ने सियासत की, हजरत उस्मान ने की, हजरत अली ने की, हजरत उस्मान ने की सियासत की। सियासत अब नेक लोग आएंगे, मैं अपने आप को नेक नहीं कहता, मैं कमजोर हूं, गुनाहगार हूं, मतलब अच्छे लोग, रेपुटेशन वाले लोग आएंगे, नया ब्लड आएगा, तो जब जाके आपका जो है वो सियासत के अंदर बेहतरी आएगी। और अगर आप बदमाशों के जरिए, ठेकेदारों के जरिए, भत्ताखोरों के जरिए और जो थाने के एजेंट हैं उनके जरिए आप चाहोगे कि ये हमारे फैसले करें, ये हमारे जो है वो सियासतें करें, तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। सही। अल्लाह की मदद का वादा अच्छे लोगों के साथ है। सही। अच्छे लोग आगे अपने आप को पेश करेंगे और अच्छे लोग भी सोच सूरत पेश करें कि उनको कोई अपनी लालच ना हो, उनका कोई ओहदा का वो ना हो, वो इससे कोई पैसा ना बनाना चाहते हो। अगर अच्छे लोगों ने भी पैसा बनाना है और ओहदे लेने हैं और वाह वाह करानी है, तो फिर भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी। फिर भी वो लोग जो इस काम में, तो वो लोग अच्छे हैं जो हमारे से पहले कर रहे हैं। सही। अगर हमने भी नए आने वाले ने भी पैसे बनाने हैं और बेईमानियां करनी है और हराम खाना, तो उनका तजर्बे ज्यादा है हमारे से इस काम में, तो हमारे से बेहतर परफॉर्म वो कर लेंगे। तो नए लोग आने चाहिए और लोगों को अपना जहन बदलना चाहिए कि नए लोगों को आगे पेश करें, उनको इनकरेज करें। वो हेडमास्टर हो, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हो, वो कोई जो है वो कारोबारी इसके अंदर आना चाहता हो हलाल वाला, उसको हम आगे पेश करेंगे तो जब जाके अल्लाह की मदद आएगी और आपके मसले हल होंगे। सही। जो सब आपका तो पूरा खानदान, इवन के आपके जो भाई हैं वो भी मतलब नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी उनकी एफिलिएशन जो है यहाँ पे एक जो सियासी खानदान है उनके साथ बहुत ज्यादा है, तो क्या आपको खानदानी तौर पे मुश्किलात पेश नहीं आई कि आप इनके अपोनेंट एक पार्टी के को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी बने हुए हैं और आपके पास डिस्ट्रिक्ट का ओहदा भी है, तो इस हवाले से आप क्या? सर मैं समझता हूँ कि जब आपका मौक़िफ़ ठीक हो ना जी, और तो कोई ऐसी हडल नहीं आती। और आज तो वो माहौल पैदा हो गया, अभी आप पीछे चले जाएं बुजुर्गों के, तो वहां हमारी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थी। अब तो ये हर घर की कहानी है, मेरे घर की कहानी नहीं है। अब आप जो बड़े बड़े पुराने नून लीगी हैं उनके मोस्टली बच्चे पीटीआई में हैं। सही। और बाप नून लीग के हैं, बच्चे पीटीआई के, बच्चे नून लीग के हैं, बाप पीटीआई का। ये अब हर घर के अंदर एक ट्रेंड चल गया, तो लिहाजा आपको इसको माइंड नहीं करता। आपसे अगर 10 साल पहले चले जाएं तो बहुत बुरा समझा जाता था, लोग बल्कि क्रिटिसाइज करते थे, यार एक भाई नून लीग में, एक पीटीआई में, एक पीपल्स पार्टी में, एक फलां में है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अवेयरनेस आ गई है और बच्चों में बोल्डनेस आ गई है, और बच्चे अब माँ बाप से आर्गुमेंट करते हैं। और मेरी भी बेटी एक अल्लाह को प्यारी हो गई है, मतलब वो मुझे इस तरफ लेके आई थी ज्यादा पीटीआई की तरफ, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। तो बच्चे वो अपने दादा से आर्गुमेंट करती थी। चॉइस अब्दुल्ला साहब आपको पता है बड़े शदाई थे नून लीग के, कट्टर नून लीग के साथ मेरे बुजुर्ग रहे हैं पूरी उम्र, भाई मेरे नून लीग के हैं, तो मेरी उनसे डिबेट होती रहती है और हम घर के अंदर बड़ी मतलब डिबेट करते हैं। मगर डिबेट की हद तक यार मैं कहता हूँ इसी हद तक होनी चाहिए, इसको जाती दुश्मनियों तक ना ले जाएं। अपने जो हमारे मुखालफीन है, जो सियासी मुखालफीन है, उनको भी इज्जत दें,
उनको भी रिगार्ड करें, उनके साथ भी बैठें, उठे, गपशप मारें। हम पहले मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, फिर कोटद्दू के शहरी हैं, और फिर किसी सियासी जमात के बंदे हैं। सही। तो वो बड़े आपस में मिल रहे होते हैं, और हम यहाँ जो है वो जीना मरना हमने एक दूसरे से खत्म किया हुआ है। तो सियासत में इस लेवल तक कभी नहीं जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई ने ये शऊर दिया है? पीटीआई ने नो डाउट जी, इमरान खान ने जो है वो सियासत को खोल दिया और ओपन कर दिया, और उसमें इमरान खान का सबसे बड़ा क्रेडिट है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया ना होता तो इमरान खान भी क्या कर लेता? सही। भाई वो कितने बंदों को एजुकेट कर लेता। तो इसमें इमरान खान को भी क्रेडिट जाता है, और सोशल मीडिया को, नई जनरेशन को भी। ये नई जनरेशन बड़ी बोल्ड है। सही। ये नई जनरेशन को मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इमरान खान से भी के बराबर का क्रेडिट जाता है कि ये पिक करती है चीजों को, लेती है, ये मतलब बोल्ड बात करती है। हमारे जो हम बचपन में तो कोई पुलिस का नाम नहीं लेता था, सिपाही का। सही। लोग डरा देते हैं कि भाई पुलिस वाले का नाम ना लेकर कोई थाने में ना जाके बता दे। ये बच्चे जो हैं आज मतलब डीजी को डिस्कस कर रहे हैं, आईजी को डिस्कस कर रहे हैं, डीपीओ से डरते नहीं है, मतलब हर एक से जाके बोल्डली बात करते हैं, सवाल करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। जबकि हमारे जो पुराने सियासतदान है वो ये कहते हैं कि ये हमारी नई नस्ल बदतमीज हो गई है कि वो बड़ों का कहना नहीं मान रही। तो आप क्या समझते हैं कि इजहार राय या अपना जो हक की जमहूरियत है उसको इस्तेमाल करना ये राइट है, या बड़ों को फॉलो करना वो राइट है? सर दोनों चीजों को बैन लेके चलना होगा। जो कुछ लोग खाली फेसबुक पे खड़े हैं, मैं उनके भी खिलाफ हूँ। सही। मैंने आज तक कभी किसी मुखालिफ की पोस्ट पे कमेंट नहीं किया। सही। कभी नहीं किया, मेरा आप रिकॉर्ड चेक कर लें। और मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं किया लोगों ने। सही। तो आप एक लिमिट्स बनाएं, बुजुर्गों को इज्जत दें। फेसबुक को भी कोई आप अंधाधुन उस पर एतबार नहीं कर सकते। सही। उसमें भी बहुत ज्यादा मुबालगा आ रही है। सही। बगैर तहकीक के आप बातें पहुंचा रहे हो। अल्लाह के नबी का फरमान है कि इंसान के झूठे होने के लिए इतना ही काफी है कि बगैर तहकीक के बात आगे कर दे। सही। तो ये बहुत बड़ा जो है वो आपके जिम्मे गुनाह बन जाएगा अगर आपने फेसबुक पे बगैर कोई तहकीक की कोई बात किसी की जात के मुतालिक किसी की मुतालिक डाल दे, वो चलती रही और आप खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये तो चलता रहेगा, उसका जो गुनाह आपको मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा हमें जो है वो डरने की जरूरत है कि फेसबुक का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करें और इज्जत के दायरे में करें, बड़ों की इज्जत मुकर्रम रखें। अगर आपको थोड़े से नजरियात से पीछे भी हटना पड़े बड़ों के लिए तो इतना मार्जिन भी दे देना चाहिए बड़ों को। मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि आप अपने मकसद के लिए आप 100% ठीक भी हो तो आप बुजुर्गों को जलील कर दें या बेइज्जत करा दें। बुजुर्ग बहरहाल बुजुर्ग हैं, अच्छे अंदाज में भी सख्त से सख्त बात की जा सकती है और बुजुर्गों की जो है आनर और इज्जत जो है और तकरीम जो है वो हमेशा मुकद्दम रहनी चाहिए। जो सब अगर आपको एक दिन का वजीर आजम बना दिया जाए तो एक काम बताएं जो आप करेंगे। जुडिशरी ठीक हो जाएगी। जुडिशरी को मैं ठीक, अगर मुझे अल्लाह ताला मौका दे तो मैं समझता हूं कि सिर्फ जुडिशरी आपकी ठीक हो जाए तो सारा सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। सही। हमारे यहाँ जजा सजा नहीं है। अगर कोटद्दू के अंदर एक एसडीओ को सजा हो जाए, एक एसएचओ को सजा हो जाए, एक डीएसपी को सजा हो जाए, मुझे बताएं वो सारे काम सीधा हो जाएगा। यहाँ आप एसडीओ के खिलाफ कहां जाते हो? वापडा में जाते हो। पुलिस के खिलाफ कहां जाते हो? पुलिस में जाते हो। वापडा अपना टेलीफोन के खिलाफ कहां जाते हो? उसी के भाई वो जब आपकी अदालतें मुस्तकीम हो जाएंगी और बोल्ड हो जाएंगी तो आपका यही बंदा किसी करप्शन वाले बंदे के खिलाफ तहसील कोर्ट में अदालत बनी हुई हो और वो 7 दिन में फैसला करे, 8वें दिन बंदे को आप जो है वो उसका फैसला आ जाए तो लोगों को खौफ हो जाएगा। इस्लाम ने 2 ही चीजें रखी हैं बंदे के, इंसान के अंदर, या वो खौफ की वजह से कोई काम करता है या लालच से करता है। सही। इस्लाम ने 2 ही चीजें रखी हैं, या खौफ या लालच। या तो आपको जहन्नुम का खौफ दिलाया गया है या आपको लालच दिखाई गई जन्नत की, तीसरी चीज कोई नहीं है। तो इसलिए इंसान की खसलत के अंदर है कि आप उसको सजा के जरिए ठीक कर सकते हो या लालच के जरिए। तो यहाँ सजा का निजाम ही नहीं है। सही। यहाँ 1% 50% तो आपने खत्म कर दिया। इस्लाम में हाथ काटना है, हालांकि बड़ा हमें मयूब लगता है। अगर ये हाथ कटने लग गया है तो सिर्फ कोटद्दू में 3 बंदों के हाथ कटेंगे। तो इतने इतने बंदे जलील हो रहे हैं, इतने इतने बंदे जेलों में ढके जा रहे हैं, 15-15 साल कैदों में पड़े, वो सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल बनाए लोगों को, इस्लाम को जानता है था इसी खसलत को। जब आप इंसाफ को आम कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी 90% चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। तो सब आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आप यूनिवर्सिटी में भी एज ए लीडर आप रहे हैं, उसके बाद पैसेज यूनिवर्सिटी में भी आपने लीड किया है। अब हम कोटद्दू की बात करें तो यहाँ पे आप एक कोटद्दू के स्टेक होल्डर हैं। तो आपने कोटद्दू की बेहतरी के लिए अब तक कोई ऐसा कोई प्लान क्यों नहीं बनाया? कोई दोस्तों का ऐसे नॉन सियासी हो जिनका सियासत से ताल्लुक ना हो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिटी, कोई ऐसा आपके पास कोई प्लान है कि मतलब कुछ किया जाए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया जाए? कोई आपकी ऐसी कुछ सोच? सर बहुत सारे मरतबा सोचा और अमल करने की भी कोशिश की। पिछले दौर में मैं आपको बताऊं कि मैंने डायलिसिस के लिए जो है वो सिलेंडर के लिए बात की कि हम यहाँ मशीनें रखवाते हैं, और उसके लिए मैंने प्लान भी किया, डोनर भी ढूंढे, और मुजफ्फरगढ़ से भी एक डोनर जो हमारे हैं डॉक्टर मुख्तार साहब के फर्जंद थे, उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी एग्री हो गए।
और हम जब करने लगे तो फिर हमारा जो वहाँ यहाँ के मुतलका एमपीए साहब थे वो आड़े आ गए बदकिस्मती से, सही। और उन्होंने कहा कि ये कौन है मतलब करने वाले अस्पताल में रखाने वाले, वो समझ वो हर चीज को मुझे अपोनेंट के तौर पे ले रहे थे उन दिनों सही। शायद। तो मैंने कहा अगर ठीक है कोई अच्छा काम भी मुझे नहीं करने दे रहा तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। और दूसरी जो मैंने बात बताई कि हमारे यहाँ जो अलमिया यही है कि हमें एप्रिसिएशन हम नहीं करते, सही। हमें मुखालिफ की भी अप्रिसिएशन करनी चाहिए अच्छे काम की करनी और चाहिए। लाजमी करनी चाहिए। ये नहीं कि इमरान खान से कोई गलती नहीं हो सकती, इमरान हो खान कोई सकती फरिश्ता नहीं है, हो सकती बेशुमार गलतियां हुई हैं इमरान खान से, सही। बेशुमार गलतियां फजल रहमान से हुई हैं, नून लीग से हुई हैं, बेशुमार काम अच्छे नून लीग ने किए हैं, बेशुमार मौलाना फजल रहमान ने किए हैं, बेशुमार इमरान खान ने भी किए हैं। तो अच्छे कामों को अप्रिशिएट करें हर एक के, और बुरे कामों को क्रिटिसाइज करें। सही। हमारे यहाँ कौम का अलमिया ये बन गया, मिजाज ये बन गया कि हम जिस दायरे में आगे खड़े हो गए उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। सही। मैं अगर नून लीग में आ गया तो उसके खिलाफ मैं कहूंगा कोई हो ही नहीं सकती गलत बात नून लीग बिल्कुल की। ऐसे। पीटीआई में आ गया तो पीटीआई को गलत कर ही नहीं सकती, भाई कर सकती है, गलतियां हुई है पीटीआई से, कैसे नहीं हो सकती पीटीआई से गलतियां, बिल्कुल ऐसे। मौलाना फजल रहमान से कैसे गलतियां नहीं हो सकती। हुई हैं। कि अपने जर्फ को बड़ा करें और डिबेट करें, और पूरी दुनिया में डिबेट होती है, पूरी दुनिया में ये इलेक्शन ऐसे नहीं होते जैसे हमारे होते हैं, डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, और लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग सवाल जवाब करते हैं, एजेंडा होता उससे है। लोग रिजल्ट निकालते हैं। सही। तो अल्टीमेटली हमें भी इस तरफ आना पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही। तो सब यहाँ पे देखें, दो बड़े सियासी ग्रुप हैं इस टाइम। एक वो लोग हैं जो जीते हुए हैं, एक वो लोग हैं जो हारे हुए हैं। अब जीते हुए लोग जो है ना वो बैठते नहीं है कि हमारी हुकूमत नहीं है, और जो हारे हुए लोग हैं उनकी हुकूमत है वो कहते हैं हम जीते नहीं है। तो इसमें अल्टीमेटली आपके ख्याल में नुकसान किसका हुआ है? सर नुकसान तो बहुत ज्यादा पूरे कोटद्दू का हो रहा है, पूरे मुल्क का हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा हो गया है। अब जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं और हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, और हमारी जमातों को भी सोचना चाहिए कि पीछे जो कुछ भी हो गया उसको इग्नोर करें और मुल्क को आगे लेके चलें। हमारा कोई आम मुल्क नहीं है, हम जज्बाती हो जाते हैं, हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं। इंडिया हमारे खिलाफ है, इसराइल हमारे खिलाफ है, अमेरिका हमारे खिलाफ है, तो चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। हम फौज को कह तो देते हैं, मैं खुद भी मतलब फौज की बहुत सारी जो मुदाखलत है उसके हक में नहीं हूं, मगर ये है कि फौज को भी का रोल भी मानना चाहिए, और जिनको मैंडेट मिला है मतलब जिनके साथ लोग हैं उनको उनका मैंडेट भी मान के और बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, और बिल्कुल इस चीज पे नहीं आना चाहिए कि जी हम या हम नहीं होंगे या वो नहीं होगा। सही। ये चीज जो है वो बड़ी नुकसानदेह है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। आज आप देखें जो टका था वो हमारे 3 रुपए हैं, टका 1 रुपए का हो गया है, 3 गुना बढ़ गया टका बांग्लादेश का। अब अफगानी जो है वो 4 गुना बढ़ गया, तो उसका यार नुकसान हो रहा है हमें। हमारे बच्चों को हम क्या देके जा रहे हैं? बच्चे भूखे मरेंगे हमारे। हम दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, अपने इख्तलाफात को हटाएं, और जो जो चीजें जहां जहां कंप्रोमाइज हो सकता हो, माफी मांगनी पड़े एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ जो बुलाना पड़े चीजों को, वो नून लीग हो, वो पीटीआई हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, वो सारों को एक बिठाएं, और जो है वो जहां तक मुमकिन हो सके कंसेंसस करें, और जो है जिसका जो मकाम है, जिसका जो मैंडेट है वो उसको दें, और आगे चलने की जो है वो तैयारी हमें करनी चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाया जाए। तो सब आखिर में आप अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं बस आखिर में यही कहूंगा जी कि हमें जो है वो अपने खौल से निकलना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, तमाम को। ये मेरा हमेशा से एक बात होती है कि कोई देवबंदी है तो देवबंदी को डिफेंड कर रहा है, कोई बरेलवी है तो बरेलवी को डिफेंड कर रहा है, कोई नून लीग का तो नून लीग को डिफेंड कर रहा है, कोई पीटीआई का तो 100% पीटीआई को कर रहा है। और भाई हर उसमें मकतब फिक्र में हर जमात में अच्छे बुरे लोग हैं, अच्छे बुरे काम हर जमात ने किए हैं। जो काम जिसने अच्छे किए उसको अच्छा तो गिनो यार। हम कह देते हैं कि नहीं हम जिसके साथ खड़े हैं बस उसके ही साथ वही ठीक है, बाकी और कोई ठीक हो ही नहीं सकता। तो इस कंसेप्ट को हमें निकालना चाहिए, और दूसरा इस कंसेप्ट को भी खत्म करना चाहिए कि जो सियासत है ये शरीफों का काम नहीं है, ये बदमाशों का काम है। इस कंसेप्ट को भी हमें खत्म करना चाहिए, और अच्छे लोगों का ही काम है सियासत, और अच्छे लोगों को इंकरेज करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। बहुत जबरदस्त। जो सब ये आपका एक पैगाम था हमारी जो पूरी नेशन है उनके लिए। अब दूसरा आपसे एक जो रिक्वेस्ट है, वो जो हमारे नए नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो जॉब की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिले, उनके लिए मतलब क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर छोटे छोटे काम हैं, आजकल तो बहुत आसान हो गया है कि नेट के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो अर्न करने हैं दुकानदारों से ज्यादा। आजकल वो आप जो है वो जाते हैं मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर जाके, उन्होंने कपड़ों की तस्वीरें ली, बर्तनों की तस्वीरें ली, और उनसे रेट तय किया और आगे अपलोड कर दिया वेबसाइट पे। पूरे पाकिस्तान उसको देख रहा है, और वहां से वो 1500 का लेके आए हैं, उन्होंने 2000 का रेट लगा दिया, 40-30 हजार वो डेली का लोग कमा रहे हैं। हमारे लोग स्टेप नहीं लेते मेरे भाई। हम कहते हैं कि हमें आला शान को नौकरी मिले, या वालिद जो है बेहतरीन करोड़ की दुकान करा के दे, वो भी रस्ते ढूंढने पहले अपने लिए। ये शॉर्ट वे मैंने आपको बता दिया कि आप 50,000 से काम शुरू कर सकते हो नेट के ऊपर बैठ के।
आप जो है लोगों के पास, दुकानदारों के पास जाएं, सही। कोई यूनिक चीजें ढूंढें, कोई बर्तन ढूंढें, कोई चादरें अच्छी ढूंढें, कोई जो है वो ज्वेलरी अच्छी ढूंढें, कोई जो है और नई चीजें अपनी बनवाएं 50-40 हजार की, उसकी तस्वीरें बना के उसका रेट डाल दें, उसके ऊपर करोड़ों आपके ग्राहक है। और अगर आपका एक चीज भी आपकी क्लिक कर गई तो आपकी पूरी दुनिया आपकी ग्राहक है। ये आप दुकानों का जमाना खत्म हो रहा है, दुकानें आगे को फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी। वो काम शुरू हो चुका है कि दुकानों का ना आप किराए दे सकते हो, ना मुलाजिम रख सकते हो, ना बिजली के बिल दे सकते हो। ये सारा नेट पे जा रहा है और पुराने लोग सारे फेल हैं इसके अंदर। जितने भी पुराने सही। कारोबारी हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते। ये नए बच्चों के लिए वो चीज खुल रही है बिल्कुल ऐसा। कि नए बच्चे आए हैं अपने अंदर, खाली बिलाक के अंदर अपने आप को जाया ना करें। ये फांसी भी फैल रही है और बरकत भी खत्म हो रही है। अपनी एनर्जी को जो है कारोबार पे लगाएं, Positive। इस नेट को जो है कारोबार के लिए इस्तेमाल करें, चीजें ढूंढें और कोई अपनी छोटे छोटे आइटम ढूंढें और फिर उसकी मार्केटिंग करें और आगे आप दुनिया में भी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा डोर है और स्टेप लें, पहला स्टेप लें। अगर नाकाम भी हो जाए कोई हर्ज नहीं है, नाकामी भी बहुत बड़ा असासा होती है आपका, अल्लाह की निगाह में होती है कि यार बंदे ने एफर्ट की थी, नाकाम हो गया, अल्लाह दूसरी स्टेज पे दे देगा, तीसरी स्टेज पे दे देगा। मायूस भी ना हो और अपना अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें। 50,000 से लाख से बहुत सारे और चीजें हैं, तो आप नेट पे बैठ के खाली जो है अपना काम कर सकते हो। हिम्मत करें, अल्लाह पे तवक्कल करें और सच को साथ लेके चलें, क्वालिटी की बात करें तो अल्लाह जरूर कामयाब करेगा। बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, आज के हमारे जो मेहमान थे चौधरी रऊफुर रहमान, उन्होंने बड़े ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया है, कारोबार के हवाले से भी, पॉलिटिकल टॉपिक पे भी इन डिटेल में बात हुई है। उसके अलावा नौजवानों को और पाकिस्तानियों को भी बड़ा अच्छा पैगाम गया है। तो आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारे आज के सुपर गेस्ट का जो इंटरव्यू था वो कैसा लगा। हम चौधरी साहब से इजाज़त लेंगे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। तो नाज़रीन आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। नेक्स्ट फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फर्दर हमारे नए सुपर गेस्ट के लिए आप वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू।